शिवा साहिबा, आप किस तरह से इस पूरी खबर को देख रही हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और किस तरह से मुमकिन है और क्या क्या मुमकिन है, ये 9.5 साल में हमने सब कुछ देखा है। तो ये क्या उसमें से एक और चीज है जो मुमकिन होने जा रही है? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। बहुत दिलचस्प है ये दौर हम लोगों के सामने। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते इसको देखती हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और जब कार्यपालिका और विधायिका और जुडिशरी के बारे में पढ़ा था और कैसे इन लोगों के आपस के रिश्ते होंगे, तो अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि ये लम्हा वो है जब आप इसको 3 या 4 हैशटैग्स में आप समेट सकते हैं इस पूरे मामले को। एक तो हैशटैग 2024 जनरल इलेक्शंस है, दूसरा हैशटैग हेंचमैन है, तीसरा हैशटैग जस्टिस चंद्रचूड़ है और चौथा बहुमत है। ये देखिए, ये 4 शब्दों से हम इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। अभी हमारे साथी ने अरुमा जी ने कहा कि अमित शाह साहब ने कुछ कहा था। अमित शाह साहब ने ये भी कहा था कि हम 50 सालों के लिए आए हैं, और ये उन्होंने 2 बार कहा है अपनी स्पीच में कि हम 1 या 2 टर्म के लिए नहीं आए हैं। जो कुछ इस देश में चेंज हो रहे हैं, जो महल प्रसाद बनाए जा रहे हैं, उन सबको भी आप देखें तो आपको पता है ये बनाने वाली जो है यहाँ ठहरने आए हैं देर तक। वो 1 टर्म में जनता उनको वोट दे के बाहर कर दे और वो बाहर चले जाए, वो इस ख्याल के लोग नहीं हैं। तो यहाँ से अगर आप देखती हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मुमकिन नहीं है कि वो सत्ता से बाहर होने की कल्पना कर सकें। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अगर वो ये मुमकिन नहीं है तो फिर जनता के हाथ में जो एक वोट की ताकत है, अब उन्हें लग रहा है जो उन्होंने जनता अपने लिए बनाई थी, जो प्रतिशत जनता का बनाया था, वो 30, 32, 35% में खेल रहे थे, और बाकी की जो बहुसंख्यक जनता थी इस देश की, वो ज्यादा होते हुए भी क्योंकि बटी हुई थी और बटने की वजह से उसका प्रतिशत मायने नहीं रखता था। अब जो गठबंधन बन रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसमें वो जो बटी हुई जनता है वो साथ आ सकती है, और चुनाव पूर्ण घोषणाएं हो रही है, चुनाव पूर्ण विपक्ष के गठबंधन बन रहे हैं। तो ये उनको कहीं ना कहीं अनरैटल करता है, कहीं ना कहीं वो उनको बताता है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। ये जो भांग है कुएं में नफरत की, उससे काम नहीं चलेगा। जिन्होंने भांग नहीं पिए या जो नफरत के नशे से बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, उनकी थाली से भोजन चला गया, बेटा बेरोजगार है, इलाज का पैसा नहीं है, तो इस वजह से जो लोगों का नशा उतरा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस तरह का बना करके हैंडल किया जाएगा। कि आपने बिल्कुल सही अपनी भूमिका में ये बात कही थी कि ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है ये उसी को लक्ष्य करके चल रहा है। देखिए, अभी तक जो सीडीएस बना या एनएसए बना, उसमें और इसमें फर्क ये है कि वो देश से बाहर की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, वो राष्ट्र की जो हमारी जो 4 दीवारी है उसकी सुरक्षा कैसे हो, हमारे जो पड़ोस है हमारा, हम उसके आघातों से कैसे बचें या उसको प्रिएम्प्ट कैसे करें, उनकी एक्सपर्टीज उस क्षेत्र में थी। और हमें ये बड़ा, इसमें कोई एतराज नहीं था कि हाँ एक एनएसए हो तो कोई बात नहीं है, वो हम उनका तजुर्बा है और वो हमें हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करेंगे। उसी तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो मामला था वो सेना से रिलेटेड था, हालांकि उससे भी बहुत अंडरमाइन किया गया था जो बेसिक आइडिया था, जो वैल्यू थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि तीनों अलग अलग रहे और तीनों कभी भी एक साथ आकर के कोई गंभीर चुनौती ना, राष्ट्र राज्य को कोई गंभीर चुनौती ना दे सके, सिविलियन गवर्नमेंट को। तो वो भी, लेकिन वो बहरहाल सेना का मामला था, और वो भी सेना अपने देश के अंदर नहीं लड़ती, देश के बाहर लड़ती है। ये जो मामला है ये उन इकाइयों को एक किया जा रहा है जो कि खासी बदनाम है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उन्होंने सीबीआई को लेकर के बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां की थी सीबीआई के पूरे वजूद को और उसकी कार्यप्रणाली को। और हम जानते हैं कि सरकार कोई भी हो, सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है। अब जो इस तरह हो रहा है वो एक नया लेवल है, और उसमें आप ईडी को भी अगर आप देखें, आपने बताया कि 95% जो केसेस जो रेड्स हुई हैं वो कहाँ हुई हैं। तो कुल मिला के ये दोनों संस्थाएं जिनको लेकर के भारत के विपक्ष ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और उसका एम्पेरिकल प्रूफ भी है हमारे पास, उनको एक करके और अपने एक ऐसे आदमी को जो हर हाल में सिर्फ हमारी सुने और जिसको अब इसकी भी परवाह ना हो कि करियर कैरेक्टर बुक में क्या लिखा जाएगा और कहीं उस पर आंच ना आ जाए, करियर पर आंच ना आ जाए, रिटायरमेंट भी हो चुका है,
एक ऐसे इंसान को जो बाकी सारी जो प्रतिबद्धताएं हैं नौकरी की उनसे मुक्त हो चुका है, उसको लाना, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहद बहुत सामने से किया जा रहा है। और इससे भी पता चलता है कि बहुत आत्मविश्वास भी डावाडोल हुआ है, और जिसकी वजह से अब ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जो कि कानूनी तौर पे तो लीगल लग सकते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इन कानूनों को लागू कौन करेगा, उसकी नियत क्या है, इससे तय होगा। तो जो नियत का सवाल है वो इस पूरे मामले में सवाल बनता है कि सरकार की नियत क्या है इनको लाने की। जैसा कि अभी हमारी साथी ने कहा कि क्या और कोई काबिल इंसान नहीं है इस देश में, क्या दूसरे ऑफिसर्स इस लायक नहीं है, ये जो सवाल है। और इससे पहले आपने देखा कि जो एक्सटेंशन दिए गए, और इससे पहले भी एक मिश्रा नहीं उपनाम के एक अधिकारी थे, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया गया और वो नाकता बाल रहे, और इस तरह के कई अधिकारी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की वजह से, क्योंकि उनके पास अभी समय है और वो सही और गलत नीर छीर करते हैं, इस वजह से ये सामने इनके एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। अभी अभी आपने देखा कि संसद का सत्र खत्म हुआ है, उस समय कोई बात नहीं हुई, और शीतकालीन सत्र में अभी समय है और यहाँ पर ये नया मामला सामने आया। तो कुल मिलाकर के अपने हेंचमैन चाहिए, अपने लोग चाहिए जो सही और गलत के ना समझे, सिर्फ पालन करें, यस मैन हो। ये यस मैन का दौर है। बिल्कुल। तो आगे आने वाला जो इलेक्शन है, आपको क्या लग रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो दरअसल जन सरोकार से जो जुड़े मुद्दे हैं, उनके बिना पर ये लड़ा जाएगा, या फिर साम दाम दंड भेद की जो सियासत है वो अपना अलग ही काम करेगी? देखिए, जब अभी जस्टिस चंद्रचूड़ के एक्टिविज्म हमने देखा और लगा कि एक रीढ़ की हड्डी वाला सीजीआई हमें मिला हुआ है, उसके फौरन ही बाद ईसी में जो तब्दीली करवाई जा रही है, आपने ये देखा, उससे हमें ये समझ में आ गया था कि आग की किरकिरी बन चुके हैं वो। और ये बात समझ लीजिए कि कोई भी लोकतंत्र हो, अगर उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस के, अकाउंटेबिलिटी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनको ही मूर्छित कर देंगे, उनको ही खत्म कर देंगे, उनको ही सुला देंगे, तो फिर उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, उस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। वो जो जनता जा करके 5 साल में वोट देती है, उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वोट देने के बाद जो जीतता है और वो किस तरह से होल बिक्री हो जाती है, वो जाता है रिजॉर्ट में रहता है, उसके बाद पता चला पूरी की पूरी टोली बिक गई है। तो हमारे वोट की, हमारी जनता के वोट की अहमियत क्या ही बची है। लेकिन खैर, कोई भी सरकार बना ले, उसके बाद जब सरकार काम करने लगती है तो सरकार को सही रास्ते पर, जनता के विपक्ष में ना जाकर के जनता के पक्ष में बनाए रखने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें चाहे आपका ईसी हो, चाहे आपका चीफ विजिलेंस हो, चाहे आपका इंफॉर्मेशन कमीशन हो, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे कॉम्प्रोमाइज हैं आज की तारीख में। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और साथ ही साथ मीडिया, यानी कि जब ये सारे अपराध जनता के विरुद्ध सरकार करती है, तो उसके बारे में, उसको जनता के सामने उजागर करने के बजाय हमारा मीडिया कहता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जनता के विरुद्ध सारे कार्यों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाला मीडिया। तो ये आप यहां से देखिए कि अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस के, अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशन ही हटा देंगे, तो उस पूरे लोकतंत्र के ढांचे में बचेगा ही क्या। तो ये लोकतंत्र का जो ढांचा है, इसमें अब वोट देने में भी कोई बहुत बड़ा आकर्षण नहीं बचा है। लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट के का जो एक ग्राउंड स्वेल दिख रहा है इस समय, उसकी वजह से जनता ईवीएम की, वीवीपैट की, बाकी जो धांधलियां होती, उन सब को के ऊपर सवाल उठाए और वो कहे कि जब हमने ढूल ढूल के वोट दिए तो वो हमारे वोट कहाँ गए। उस चीज को मिटिगेट करने के लिए, उस संभावना को मिटिगेट करने के लिए जो अभी जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो प्रतिद्वंदी बहुत शार्प हैं, जिनको तरीके पता है, उन, आपको याद होगा कि कर्नाटका में जो एक प्रमुख नेता के विरुद्ध कितना कुछ करने की कोशिश की गई, उनको जेल में भी डाला गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो जो बहुत प्रभावशाली नेता है विपक्ष के, उन सबको तोड़ने की भी कोशिश चल रही है। तो इन सब के बीच में हमें यही देखना है, अब कॉमन सेंस बनाया जाता है। देखिए, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जिस विषय को लेकर के, हमें जब सुबह ये खबर आई थी तो हम चौंके थे। अब आधे दिन में हम इस पर सोच विचार करते करते हमारा दुख है, हम परेशान हैं, लेकिन हम चौंक हमारी खत्म हो गई है कि हमारा आश्चर्य खत्म हो गया है। ये धीरे धीरे कॉमन सेंस बनाया जाता है। विवेक देवराय जो कह रहा है संविधान के लिए, वो कॉमन सेंस बना रहा है।
उस कॉमन सेंस के ऊपर ही फिर वो खेलेंगे। जब जनता में इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी और ये लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, उसके बाद वो उस तरह का चेंज लाएंगे। जहां तक संविधान का सवाल है, देखिए संविधान में जो भी, और खासकर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जनता के लिए जो चीज थी, कुल मिला के ये देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा सरकारी साजो सामान और सरकारी ढांचा जो है जनता अपने टैक्स के पैसे से चलाती है, तो उसको क्या मिलता है? उसको संविधान के जो मूलभूत अधिकार है वही तो मिले। उन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ पैरेलल पीनल कोड की व्यवस्था बनाई जा रही है, सीआरपीसी की व्यवस्था बनाई जा रही है कि आपके पास संविधान के जो प्रदत्त अधिकार है वो किताबों में बने रहेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लॉज दे दिए जा रहे हैं जो, और हर सूबे में अलग अलग, भारत के नागरिकों को जिस तरह से छीला जा रहा है, उनके अधिकारों को जिस तरह से छीला जा रहा है। किताब बनी रहे, किताब की पूजा हो, किताब पे फूल चढ़ाए जाए, किताब को रख करके, और डॉक्टर अंबेडकर की पूजा हो, ये सब होगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जो सिद्धांत है उनको नहीं होगा। जो इस देश का संविधान है वो खत्म किया जा रहा है। तो ये जो डुअलिटी है प्रैक्टिकल की और थियरी की, इस डुअलिटी पर वो ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जनता को अब अपने लिए सजग होना चाहिए, क्योंकि नेता तो किसी भी देश में एक 1% भी तादाद नहीं होती है नेता की। असली तादाद तो जनता की होती है, जिसके ऊपर ये बर्छे और भाले चलेंगे, जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके लिए जनता को ही अपने लिए तैयार करना होगा। और ये जितने भी लोग अनर्गल बातें करते हुए दिखते हैं, आप उनको समझिए ये उनका जॉब है, दे आर डूइंग दिस डर्टी जॉब। हम और आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, कुछ लोग उनको अब्यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जॉब है ये कि वो इन चीजों को जो अभी तक सोच में नहीं थी हमारे, उनको कॉमन सेंस बनाए, जिससे सरकार का रास्ता आसान हो जाए। बिल्कुल, जिन पर बात करते हुए भी घबराते थे लोग, ये अपने जबान से निकाल पाए, उसको किस तरह